गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 1 के कोर्स में जो पेपर 3 है पेपर 2 है, CC2 जिसका नाम कोड है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसके अंतर्गत हम लोग आज महत्वपूर्ण एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। मतलब राजनीतिक जो सिद्धांत है उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसका महत्व क्या है, इसकी चर्चा जो है हम लोग करेंगे कि राजनीति सिद्धांत का स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका अर्थ क्या है तथा उसकी विशेषताओं का अध्ययन जो है हम लोग करेंगे। तो राजनीति सिद्धांत का जो स्वरूप है, राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग भिन्न भिन्न जो पक्ष हैं, राजनीति के भिन्न भिन्न जो पक्ष हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और राजनीति का संबंध जो है वो मनुष्य के सार्वजनिक जीवन से होता है और समाज की सारी संस्थाओं में केवल राजनीतिक प्रबंध जो है, पॉलिटिकल एग्रीमेंट जो होता है, एक ऐसा विषय है जिसका सरोकार, जिसका जो मनुष्य जो संपूर्ण समुदाय के साथ जुड़ा हुआ होता है और किन्हीं गिने चुने व्यक्तियों या समूहों के साथ नहीं, बल्कि होल जो संपूर्ण मनुष्य है उसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है। मतलब यह है कि जो राजनीतिक प्रबंध के अंतर्गत समाज के सारे सदस्यों के ऊपर सत्ता का प्रयोग किया जाता है और सबके लिए नियम बनाए जाते हैं और निर्णय किए जाते हैं और सबके अधिकार और दायित्व जो होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं और सार्वजनिक जीवन को उन्नत करने के लिए जो उपाय है वो किए जाते हैं और ये नियम और निर्णय हम सबके जीवन को दूर दूर तक प्रभावित करते हैं। जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ऐसे निर्णय किस प्रक्रिया का परिणाम है और इस प्रक्रिया में किन तात्विक नियमों का पालन हो रहा है, यह राजनीति सिद्धांत का प्रमुख समस्या होती है। यह समस्या मानव सभ्यता के साथ से ही शुरू हुई चिंता है और उस मानव की समस्या जो मानव सभ्यता से शुरू से ही उसकी चिंता का विषय रहा है और यह बात महत्वपूर्ण है कि मनुष्य अपने स्वभाव से ही उत्तम जीवन जो गुड लाइफ है की तलाश करता रहा है और उसने अपने जीवन को उन्नत करने के लिए संभावनाएं भी बनाई हैं, उनमें पाई जाती हैं और अन्य प्राणी, पशु पक्षी, कीट पतंग इत्यादि प्राकृतिक के निर्विकार नियमों से बंधकर पैदा होते हैं और निश्चित ढंग से बड़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। वे अपनी कोई सभ्यता या संस्कृति को विकसित नहीं करते, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है जो अपने जीवन और परिवेश को उन्नत करने के तरीके लगातार जो है वो निकालता रहता है, ढूंढता रहता है। इसके लिए समाज व्यवस्था का निर्माण होता है और परंतु कोई भी जो समाज है, कोई भी जो सामाजिक व्यवस्था है का सर्वगुण संपन्न नहीं होती है। उसमें कुछ कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं तो कुछ कुछ कमियाँ भी होती हैं और इसलिए प्रचलित व्यवस्था की आलोचना शुरू हो जाती है और नई व्यवस्था का निर्माण जो है वो उसके सुझाव आने लगते हैं या नए विचार जो है वो आने लगते हैं और साधारणतः कोई भी प्रतिभाशाली जो विचारक है इस आलोचना और पुनर्निर्माण की योजना को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। ये सारी अभिव्यक्ति राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा का निर्माण करती है जो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत केवल जो है तथ्यों पर जो है वो ध्यान जो है तथ्यों के वर्णन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि प्राकृतिक घटनाओं को नियमित करने वाले उन नियमों का पता लगाया जा सके। परंतु राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रमुख जो हैं कृत हैं, फंक्शन हैं, उसके स्वीकार किए गए हैं। पहला वर्णन, दूसरा डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, और दूसरा समालोचना यानी कि क्रिटिसिज्म, और तीसरा पुनर्निर्माण जिसको रिकंस्ट्रक्शंस बोलते हैं।
मतलब ये सिद्धांत के अंतर्गत ये होती हैं। इनमें से वर्णन और कृत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का में आते हैं और समालोचना और पुनर्निर्माण की कृति राजनीति दर्शन पॉलिटिकल फिलॉसफी का विषय आता है। मतलब कुछ साइंस है तो कुछ इसमें दर्शन के तत्व जो हैं वो दिखाई देते हैं। और अतः राजनीतिक सिद्धांत के दो मुख्य अंग हैं, राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन। सिद्धांत में दोनों ये चीजें समाहित होती हैं, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप को समझने के लिए इन दोनों अंगों के स्वरूप की जानकारी जो है जरूरी है, और कुछ विचारक इन दोनों में से किसी एक पक्ष को राजनीति सिद्धांत का सार तत्व मानते हैं, कुछ दूसरे को। कुछ विद्वान कहते हैं राजनीति सिद्धांत क्या है तो वो विज्ञान है, कुछ कहते हैं कि वो दर्शन है, मानते हैं। परंतु गहराई में जाकर अगर आप ध्यान दें या पता लगाने की कोशिश करें तो पता चलता है कि राजनीति का संपूर्ण ज्ञान विकसित करने में इन दोनों तत्वों का परस्पर पूरक के रूप में भूमिका इन दोनों जो है वो निभाती हैं, राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन का मुख्य जो सरोकार है वह इस समस्या से है कि उत्तम जीवन की प्राप्ति किस तरह की जो राजनीतिक संगठन है उससे उपयुक्त होगा, और उत्तम जीवन क्या है। इस पर तर्क वितर्क तो हो सकता है, परंतु यह वैज्ञानिक अन्वेषण का विषय नहीं है, यह केवल नैतिक चिंतन का विषय है। ये दर्शन शास्त्री जो हैं वो मानते हैं। क्या विषय है? राजनीति विज्ञान केवल अनुभव मूलक ज्ञान को मान्यता देता है, और यह हमें उत्तम जीवन की परिभाषा तो नहीं देता, परंतु इससे हमें उत्तम जीवन के बारे में हमारी बहुत सारी मान्यताओं को परखने में सहायता अवश्य मिलती है। आज के हम नैतिक चिंतन के क्षेत्र में भी किसी मान्यता को अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं मान सकते हैं, बल्कि नए तथ्यों और प्रमाणों को ध्यान में रखकर अपनी मान्यताओं पर पुनर्विचार करते हैं, और करने के लिए तैयार हमें रहना चाहिए, जिससे राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन के परस्पर संबंधों की पुष्टि होती है। राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन आधुनिक युग की महत्वपूर्ण देन है। इसी अर्थ में राजनीति विज्ञान को एक आधुनिक विषय माना गया है, और संक्षेप में राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक जीवन की विभिन्न अभिव्यक्तियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त पद्धतियों का चयन किया जाता है, या पद्धतियों के चयन और प्रयोग किए जाते हैं, और जिसमें राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एवं राजनीतिक जो व्यवहार है, पॉलिटिकल बिहेवियर के अध्ययन के लिए वर्णनात्मक वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है, और राजनीतिक संकल्पनाओं एवं विचारों के अध्ययन के लिए मानकीय दर्शन पद्धति, जिसको नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल मेथड्स कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका विचार क्षेत्र जो है वो दो तरह का इसमें अध्ययन हमें समझ में आता है। पहला जो होता है कि अध्ययन का केंद्रीय विषय, और दूसरा है कि अध्ययन की पद्धति। मतलब हम लोग राजनीतिक सिद्धांत को अध्ययन के केंद्रीय विषय के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं, और दूसरा एक किस अध्ययन पद्धति का हम प्रयोग करते हैं, इस आधार पे हम राजनीतिक सिद्धांत को समझने में हमें मदद मिलती है। तो अध्ययन का जो केंद्रीय विषय है, जो फोकस ऑफ स्टडी है, इसको फिर हम दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। पहला जो है वो राजनीतिक संकल्पनाएं और विचार, पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड आइडियाज़, और दूसरा है राजनीतिक संस्थाएं और व्यवहार, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड बिहेवियर। ये आपका केंद्रीय विषय है। इन विषय को बीच में रखकर, केंद्र में रखकर हम अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो अध्ययन की पद्धति है, मेथड्स ऑफ स्टडी है। तो मेथड्स ऑफ स्टडी के अंतर्गत दो मेथड्स हम जो है इम्पॉर्टेंट मेथड्स है। पहला है कि वर्णनात्मक वैज्ञानिक, डिस्क्रिप्टिव एंड साइंटिफिक, और दूसरा है मानकीय या दार्शनिक या नॉर्मेटिव या फिलोसॉफिकल अप्रोच। और इस तरह से अगर हम देखें तो जो राजनीतिक संस्थाएं और व्यवहार हैं
उसके अध्ययन में वर्णनात्मक वैज्ञानिक या डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक मेथड्स का यूज होता है, और राजनीतिक संकल्पनाएं जो हैं और विचार जो हैं उसके अध्ययन के लिए हम मानकीय जो दार्शनिक पद्धति है, नॉर्मेटिव फिलोसफिकल अप्रोच है, उसके द्वारा हम उनको जानने और समझ पाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह हम राजनीतिक सिद्धांत को बेहतर ढंग से उसके स्वरूप को समझ सकते हैं। अब है कि वैज्ञानिक जो पद्धति है वो क्या है। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या है? वह पद्धति जिसके अंतर्गत वस्तु स्थिति या तथ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसमें परस्पर संबंध का पता लगाने का प्रयास करते हैं। अतः यह तथ्यों के निरीक्षण और नियमों के अन्वेषण का क्षेत्र है। इसका ध्येय वस्तु स्थिति के बारे में विश्वसनीय ज्ञान को अर्जित करना है, और राजनीति के अध्ययन में इस पद्धति का प्रयोग से राजनीतिक विज्ञान का जो है वो जन्म हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का जन्म हुआ है। और जो मानकीय पद्धति है, नॉर्मेटिव मेथड्स है, वो क्या है? तो नॉर्मेटिव मेथड्स वह पद्धति होती है जिसमें मानव जीवन के विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में इस समस्या पर विचार करते हैं कि क्या है, क्या होना चाहिए, इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए पर हम विचार करते हैं। अतः इसका जो संबंध है वो मानव जीवन का प्रायोजन, उसके लक्ष्य और आदर्श को निर्धारित करने से है। इसमें प्रचलित प्रबंधों की आलोचना की जाती है और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए योजना प्रस्तुत की जाती है। और जो तीसरा जो एक शब्द है वो है कि दार्शनिक पद्धति। ये क्या है? फिलोसफिकल मेथड्स। इन सब की चर्चा मैंने अभी जो डिफरेंसेस बताई उसमें मैंने की। तो दार्शनिक पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें विश्व और मानव समाज के गुत्थियों को सुलझाने के लिए बुनियादी जो संकल्पनाएं हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनका निर्माण किया जाता है। अब है कि बुनियादी जो प्रश्न जो उठाए जाते हैं उनका पता लगाते हैं, हम किन बातों का निरीक्षण कर सकते हैं और किन बातों का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, और जो बातें निरीक्षण से परे हैं उसे समझने के लिए हम तर्क के आधार पर विचार प्रणाली का निर्माण करते हैं, और यह निर्णय करते हैं कि हम किस तरह से ज्ञान पर विश्वास कर सकते हैं और किस तरह से ज्ञान पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। मीन्स तर्क पर आधारित होती है। और मानकीय जो पद्धति है से प्राप्त ज्ञान को दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत यथोचित मान्यता दी गई है, और राजनीति के अध्ययन के क्षेत्र में जो मानकीय और जो दार्शनिक पद्धतियों का संयोग जो है राजनीति दर्शन के रूप में सार्थक होता है, और उसमें राजनीतिक दर्शन के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। अब है कि राजनीतिक सिद्धांत की जो सार्थकता है वो कैसे है, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है इसका, थ्योरी का, इसकी विशेषता क्या है। तो आज के युग में राजनीति सिद्धांत जो है, पॉलिटिकल थ्योरी है, शब्दावली का प्रयोग विस्तृत अर्थ में होता है। एक और इसके अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि कोई भी सरकार या शासन व्यवस्था किस तरह से कार्य करती है, अर्थात इसमें राजनीतिक जो संस्थाएं हैं की संरचना और उनसे जुड़े जो व्यवहार है, जुड़े हुए लोगों का जो व्यवहार है और उनका की खोजबीन की जाती है कि वो किस तरह से काम करते हैं। और इस अध्ययन में मोटे तौर पे राजनीति विज्ञान के दायरे में आते हैं, और दूसरी ओर इसके अंतर्गत हम सरकार के उद्देश्यों, उनका पर्पस और उनकी पूर्ति के लिए उपायों पर विचार करते हैं। यह अध्ययन जो है राजनीतिक दर्शन के अधिकार क्षेत्र में आता है, और राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता या सार्थकता जो है को परखने के लिए इसके दोनों पक्षों को समझना, अर्थात राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों पक्षों को समझकर दर्शन की उपयोगिता पर विचार करना उपयुक्त होता है। इन दोनों पर करके ही हम इसको अच्छी तरह से, इसकी सार्थकता को, राजनीतिक सिद्धांत की सार्थकता को हम समझ सकते हैं। राजनीति हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम वैज्ञानिक पद्धति से राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण करते हैं तो इसे समझने और सुलझाने
में पर्याप्त सहायता मिलती है। और उदाहरण के लिए जैसे भूवैज्ञानिकों से हमें भूकंप के बारे में, आयुर्वेद से हमें स्वास्थ्य और रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, वैसे ही राजनीति विज्ञान से हमें राजनीति जीवन के में संघर्ष और हिंसा के कारणों का पता चलता है और इसकी रोकथाम के तरीके जो हैं वो भी सीखने को मिलता है कि कैसे उनको हम कंट्रोल कर सके। अतः राजनीति विज्ञान की सार्थकता को सब जगह स्वीकार किया जाता है। और दूसरी ओर राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत हम युग युगांतर से प्रचलित विचारों की जानकारी में जो है वो प्राप्त करते हैं। साधारणतः इसमें मानव जीवन के उद्देश्यों और उनकी पूर्तियों के उपायों के बारे में तरह तरह के निर्देश मिलते हैं और इन निर्देशों में इतना मतभेद पाया जाता है कि इसके आधार पर कोई भी निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन हो जाता है। अतः कभी कभी राजनीतिक दर्शन की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह उठने लगता है और लगाया जाता है और इसे स्वयं राजनीतिक सिद्धांत की सार्थकता का प्रश्न बना दिया है। लेकिन प्रस्तुत संदर्भ में जो आपत्तियां उठाई जा रही हैं उसको परखने के बाद ही हम राजनीतिक सिद्धांत की सार्थकता का निर्णय ले सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की सार्थकता से हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है और जो इसके अंतर्गत हमें ऐतिहासिक क्रांतियों की प्रेरणा मिलती है। जो ऐतिहासिक क्रांतियाँ राजनीतिक सिद्धांत को ऐसी क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत बनाया गया है जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीज़ों को जो राजनीतिक सिद्धांत जो है जो बनाए गए हैं टाइम टू टाइम, उसको पढ़ने से हमें जो फ्यूचर में हुई जो विभिन्न क्रांतियां हैं उसके बारे में भी पता लगता चल जाता है। इसके बाद इससे दूसरी जो मदद मिलती है वो है कि परस्पर सम्मान और सहिष्णुता को प्रोत्साहन। राजनीतिक सिद्धांत जो है इससे जो हमारा परस्पर सम्मान और सहिष्णुता को भी प्रोत्साहन मिलता है और राजनीतिक सिद्धांत लोगों में बहुत परस्पर विचार विमर्श और विचार जो चर्चा के लिए प्रेरित करता है लोगों को। तीसरी जो इसकी जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है इसका है वो है कि जितने भी पारिभाषिक शब्दावलियों का अर्थ निर्धारण करने और संकल्पनाओं को स्पष्ट करने में भी राजनीतिक सिद्धांत हमारी मदद करता है। राजनीतिक सिद्धांत में जितनी भी इससे जुड़ी हुई संकल्पनाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी कंसेप्ट आपको जानना है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, लोकतंत्र है या राष्ट्रीयता है, इन सभी को अच्छी तरह से जानने और समझने के लिए जो है राजनीतिक सिद्धांत जो है वो उसमें हमारी जो है वो मदद करती है। और राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक शब्दावलियों और उससे जुड़ी संकल्पनाओं को सही अर्थ में स्पष्ट करके सत्ता के आधार तत्वों की जांच परख भी करता है और वर्तमान जो प्रस्तावित प्रबंध है उसके अंतर्गत अन्याय का पता लगाता है और दूसरे दूर करने का भी उपाय जो है वो सुलझाया जाता है। चौथी जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें इतिहास की व्याख्या और सामाजिक पुनर्निर्माण जो है वो संभव हो पाता है। राजनीतिक सिद्धांत से हमें इतिहास की व्याख्या करने में, उसको समझने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। और उदाहरण के लिए जैसे प्लेटो के राजनीतिक चिंतन से हमें उस समय के एथेंस के जो है और यूनान नगर राज्य के में जो संकट थे उसके संकेत मिलते हैं। तो रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें हमें क्रांति उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमें फ्रांस की जो क्रांति है और उस फ्रांस में जो लोगों की दशा थी उसका हमें पता चलता है। और अगर हम वर्तमान और हमारे अतीत और भविष्य के बीच की कड़ी जो है वो ये होती है। और इस तरह से हमारा हीगल हैं, मार्क्स हैं, इनके भी जो विचार थे, इन सभी चीज़ों को बहुत सारे विचार जो हैं उनको हमको समझने में आज हमें इससे मदद मिलती है। और उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की जो शासन प्रणाली है और आज की शक्ति जो पृथ्वीकरण का जो सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर जो चलती है, और ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है वह विधि के शासन रूल ऑफ लॉ के पर चलती है। तो इन सभी सिद्धांतों का अनुसरण जो है वो हम लोग कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं सिद्धांत के माध्यम से। और शक्ति संतुलन का सिद्धांत आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो है।
तो इस तरह से सिद्धांत हमें इतिहास की व्याख्या और सामाजिक पुनर्निर्माण में हमारी मदद करती है। अगली जो इसकी विशेषता है वो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत से हमें उच्च कोटि का बौद्धिक जो है वो प्रयास होता है, और इस तरह से इसमें भी इसको जानने में, इसको समझने में हमें मदद मिलती है। और अंतिम जो इसकी विशेषता है कि राजनीतिक तर्क का निर्माण और परीक्षण। तो राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए हमें बहुत बार मानव प्रकृति, नागरिकों के दायित्व, अधिकारों और न्याय के सिद्धांतों के बारे में कोई निर्णय करना पड़ता है, और यदि हम ऐसे प्रश्न पर नए सिरे से विचार करना शुरू कर दें तो कार्य बहुत कठिन होगा। और राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से हमें पता चलता है कि इन प्रश्नों का अतीत के महान दार्शनिकों ने किस किस तरह से इस प्रश्न पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो सिद्धांत से हमें यह भी जानकारी मिलती है, सिद्धांत का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर किसी विषय को, कोई समस्या जो हमारे सामने आ गई, तो अगर उस समस्या को हम खुद ही सॉल्व करने लगेंगे तो उसमें हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो उसमें उस समस्या से संबंधित जो प्रचलित विचारकों के विचार हैं, अगर उनका स्टडी हम कर लें तो हमें उससे बहुत ही हेल्प मिल जाती है, और उनके आधार पे हमें अपने निष्कर्ष पे पहुंचने में बहुत सहायता मिलती है। शासन के उद्देश्यों और उनकी पूर्ति के उपायों की समस्या पर युगांतर और देशांतर के राजनीतिक दार्शनिकों ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उनकी जांच परख करके हम ऐसी सार्वजनिक नीति का निर्माण कर सकते हैं जो समकालीन समाज के लिए उपयुक्त हो। आज के युग में विश्व के सब देशों के सामने अनेक विकट समस्याएं हैं, उपस्थित हो रही हैं, और इनके समाधान के लिए हम परंपरागत ज्ञान से चाहे पूरी सहायता ना मिले, परंतु कुछ सूझबूझ अवश्य मिलती है, और अतः राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन को आज भी उपयोगी और सार्थक माना जाता है। मतलब जितने भी सिद्धांत जो डेवलप किए हैं, अगर राजनीतिक सिद्धांत की महत्ता इससे है कि इससे हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी पहले से मिल जाती है, बहुत सारे समस्याओं के बारे में पता चल जाता है, उनके निवारण के बारे में पता चल जाता है, तो हम वैसी गलती नहीं दोहराते हैं। और इस तरह से राजनीतिक सिद्धांत, जो राजनीतिक विचार हैं, राजनीतिक सिद्धांत हैं, इसकी एक महत्वपूर्ण जो है इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है राजनीति में, राजनीति को जानने में, राजनीति को समझने में, शासन व्यवस्था को समझने में, जो शासन की प्रक्रियाएं हैं उसको समझने में, जो है वो हम चाहे वो दर्शन के माध्यम से करें या कॉम्परेटिव माध्यम से करें, लेकिन यह सिद्धांत, जो भी सिद्धांत डेवलप किए हैं, जो भी चाहे वो प्राचीन यूनान में डेवलप हुए हों, मध्यकाल में डेवलप हुए हों, आधुनिक युग में हो या आज के समकालीन युग में, क्योंकि हर देश के सामने आज बहुत सारी समस्याएं जो हैं, विकट समस्याएं जो हैं वो आती रहती हैं, और उन समस्याओं के निवारण में ये सिद्धांत जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रोल करते हैं। या फिर हमें नए सिद्धांतों का भी अगर प्रतिपादन करना है तो भी उसके ये प्रचलित जो पुराने सिद्धांत हैं उन सभी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। हम उनकी त्रुटियों को दूर करके अपने नए सिद्धांत को बना सकते हैं, या कोई भी जो समस्या आई है उसको दूर करने में इन सिद्धांतों की मदद ले सकते हैं। तो ये था राजनीतिक सिद्धांत, जो आज का हमारा क्लास था, जिसमें हमने जाना कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, और उसके बाद इसका अर्थ क्या था, इसकी प्रकृति क्या है, और लास्ट में हमने देखा कि इसका महत्व किन किन क्षेत्रों में है, क्यों हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत इन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, और किस तरह से यह जो है वर्तमान की समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करती है। आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। आज का जो है हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी आपके दोस्त भी इसको जान सके, समझ सके। और अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको छोड़ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट डे उसको जो है उन प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन ज़रूर उसको देंगे। आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।